हैं। प्रकृति के कहर से बच जाए फसल, फिर वो मंडियों में अनाज लेकर पहुंचते हैं। जब तक मंडी में रहती है फसल, वो बिकने की उम्मीद लगाए रहते हैं। चुनौतियों से पार पाकर मेहनत का पैसा मिला, अन्नदाता इसी आस में सब परिस्थितियां सहते हैं। जी हाँ, किसान अपना पीला सोना लेकर मंडियों की ओर रुख करने लगे हैं, क्योंकि आज से हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। ऐसे में सरकार के नियमों और इंतजामों पर नजर डालें तो हरियाणा में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। 2,585 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी तय किया गया है। पिछले साल 2,275 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया गया था। इस बार नमी की मात्रा 12% तक निर्धारित की गई है। सरकार और प्रशासन मंडियों में 100% खरीद के दावे कर रहे हैं। हरियाणा की करीब 416 मंडियों में पुख्ता इंतजाम के दावे किए गए हैं। पुख्ता सुरक्षा और भंडारण की व्यवस्था के इंतजाम बताए जा रहे हैं। मंडियों में पीने का पानी, बिजली और स्वच्छता जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। मंडियों में 72 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की आवक का अनुमान। पिछले सीजन करीब 77 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद हुई थी। अंबाला कैंट के अनाज मंडी में गेहूं की फसल लेकर आए किसान ने गेट पास कटने की देरी के आरोप लगाए। हालांकि मंडी सचिव ने सभी आरोपों का नकार दिया। परेशानी 2 घंटे लगे मेरे मजदूर खड़े, कदी कहते मुठा में नहीं आंदा, कदी क्या काटा हमारे कंप्यूटर सा वो नहीं काटेगा धंधा। परेशानी तो ही हुई सो अजू तो एक ट्रेली आई 2 घंटे कली ट्रेली के लगे। जब आम जनता लग जाएगी या फिर क्या लोग। मंडी में मैंने कल मीटिंग ली है अपने स्टाफ की, सारी व्यवस्था देखी है। हमारी व्यवस्था सारी पूरी है। यहाँ पे आज मंडी में कुछ अनाज आए भी है 1 या 2 ट्राली। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि मंडियों में किसानों को कोई परेशानी नहीं आएगी और फसलों का पैसा सीधा किसानों के खाते में पहुंचेगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री के हमेशा किसानों के लिए जो भी सुविधाएं हम देनी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा देने का काम करते हैं। आज हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें सभी फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही है। आज मंडियों के अंदर गेहूं की खरीद शुरू हो गई है और निश्चित रूप से हम 48 घंटे के अंदर अंदर उनके डीबीटी के माध्यम से खाते में पैसा देने का काम करते हैं। पूरी तैयारियां पूरे प्रदेश भर के अंदर हमारी मंडियों के अंदर है और किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, इसके पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हरियाणा की मंडियों में कैसी व्यवस्थाएं, गेहूं खरीद के कितने व्यापक इंतजाम, क्या समय पर होगा फसल का उठान, क्या किसानों को समय पर मिलेगी पेमेंट, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज से हर दिन मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी के साथ अहम सवाल अब आपके सामने रखता हूं। पहला सवाल यही है कि हरियाणा की मंडी में व्यवस्थाएं आखिर कैसे हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तो तमाम दावे किए जा रहे हैं। हरियाणा की मंडियों में व्यवस्था कैसी है, गेहूं खरीद के कितने व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्या समय पर फसल का उठान होगा, ये भी एक अपने आप में सवाल है। और क्या किसानों को समय पर पेमेंट मिलेगी। 48 घंटे का दावा करती है सरकार, खाते में पैसा, लेकिन क्या समय पर मिलेगा, ये भी एक सवाल है। क्या मंडियों में बारिश से बचने के पर्याप्त साधन है और क्या इंतजाम है, क्योंकि बारिश से बचने के लिए साधन, संसाधन, इंतजाम, प्रबंध सब होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। और सरकार की तरफ से दावा भी किया गया है। अब देखने की बात है कि क्या इंतजाम देखने को मिलते हैं। हालांकि सरकार जो है तमाम दावे कर रही है, किसान मंडियों में है, अपनी फसल को लेकर क्या संतुष्ट नजर आता है, इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। विधु रावल जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। कृष्ण शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र रेड्डी, प्रवक्ता एनएलडी, हमारे साथ हैं। और साथ ही स्वामी इंद्र, किसान नेता, हमारे साथ इस समय पैनल में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रेड्डी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा, माफ कीजिएगा विधु रावल जी आपकी तरफ आना चाहूंगा। और विधु रावल जी, सवाल मेरा सबसे पहले ये कि 48 घंटे में पैसा खाते में, एमएसपी पर खरीद, सुविधा टॉप क्लास मंडियों में है। किसान कह रहे हैं कि जो नए नियम बनाए गए हैं, क्योंकि पिछली फसल के दौरान जो अनियमितताएं हुई, विधु जी आप भी वो समझते हैं अच्छे तरीके से कि सरकार उसके बाद पूरी तरह से सतर्क है कि कोई भी किसान के साथ धांधली नहीं होनी चाहिए। नियम सख्त भी किए गए। किसान कह रहे हैं कि नियम टाइम टेकिंग है, समय ज्यादा लग रहा है।
वसंत जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जी मीडिया देख रहे सभी दर्शकों को और जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है जी। आपके पास। टाइम कंज्यूमिंग कैसे हो सकते हैं? कोई व्यक्ति अपना ट्रैक्टर के ऊपर नंबर अंकित करवा कर लेकर आए, नंबर प्लेट लगवाना भी हो सकता है, नंबर खुद पेंट करके भी जो है वो अपने आप ब्रश से पेंट कर दे, नंबर साफ साफ दिखना चाहिए। कागज भी चिपका कर अगर वो ले आए, नंबर साफ साफ बड़ा बड़ा दिख जाए तो भी वो ट्रैक्टर जो है मान्य है। जहां पर गेट पर खड़ा होगा वहां पर उसका अंगूठा स्कैन कर लिया जाए। जैसे आधार कार्ड से हम जब बहुत सारी व्यवस्थाएं करते हैं तो बायोमेट्रिक होता है। हिंदुस्तान के अंदर तो 82 करोड़ लोग जो है इसी बायोमेट्रिक के उस पर जो है राशन मिलता है, हर महीने मिलता है, तो टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं होता। कुछ जगह ऐसी भी बात आई कि शायद जो है बुजुर्ग जो है किसान के अंगूठे का शायद जो है दिक्कत आए बायोमेट्रिक की, एक और व्यवस्था कर दिया, आई स्कैन करने के लिए रिस्क मशीन लगा दी। फिर किसी ने कहा कि नहीं भाई, किसान तो हो सकता है खेत में अपना काम कर रहा हो और उसने अपने भाई या अपने भतीजे या अपने बेटे को जो है ट्रैक्टर लेकर भेजा हो कि भाई जाकर इस बार एक चक्कर तू लगाया जो है फसल का गिरने के लिए, तो ये भी सुविधा दे दी कि अपने 3 कोई भी नॉमिनी आप दे दीजिए, या तो किसान खुद या उन 3 में से कोई एक व्यक्ति आ जाए। अब ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये मैं थोड़ी सी हंसी भी आती है इस प्रकार का आरोप सुनते हुए। ठीक है, और थोड़ा ये हमारा आरोप नहीं है, ये जो किसान, हमने अभी फिलहाल प्रतिक्रिया एक किसान की दिखाई, वो कह रहे हैं कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिखाना है अब उसमें समय बहुत लग रहा है, उसके पीछे क्या टेक्निकल कमी है या फिर नहीं, ये कहाँ लग रहा है अभी फिलहाल सुनिए बात। अभी फिलहाल किसान की हमने प्रतिक्रिया सुनवाई थी कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन में फिलहाल समय लग रहा है। आपने मैं देखिए, मैं किसी की उस पर संदिग्ध पहचान पर नहीं कह रहा हूँ, हाँ। लेकिन जो किसान साहब आपने बिठाए हुए थे ना, ये किसान साहब मैंने कई बार देख चुका हूँ। दिक्कत क्या है, यही किसान जो है मीडिया जैसे ही पहुंचता है कैमरा लेकर पहुंचते हैं और किसान साइड में हो जाते हैं, ये किसान साहब बार बार आते हैं, फिर यही किसान साहब सारी समस्याएं बताते हैं, फिर समस्याएं हास्यास्पद होती हैं। नंबर लिखा होना इतने ही जल्दी, इतना ही समय लगता है जितना आपकी गाड़ी के ऊपर नंबर लिखा होता है। आज तो शुरुआती है विदुर रावल जी, आज तो शुरुआती है। सुनिए वसंत जी उत्तर जाने दीजिए ना प्लीज। मैं समझ गया, मेरा उत्तर जा रहा है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट पर्सन, मुझे नहीं पता, मैं तो नाम भी नहीं जानता। ठीक है, बताइए। ओके, बात को चेहरा जान पहचान का है। इतना ही समय लग रहा है जितना टोल टैक्स पर खड़ी हुई गाड़ी का भी नंबर स्कैन होता है। उस नंबर से 1 ही सेकंड के अंदर अंदर फास्ट टैग जो लगा होता है उससे मिलान होता है। जितना समय उसमें लगता है उससे अधिक 1 भी सेकंड अगर लग रहा, क्योंकि टेक्निक भी वही है बिल्कुल, नंबर नीचे स्कैन होता है नंबर प्लेट पर। एक और भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। वैसे तो किसान संगठनों को चाहिए था कि किसान के नाम से राजनीति करते हैं लोग, किसान के जीवन को सुगम बनाए, उनको अफवाह फैलाने के बजाय उनको बताएं नहीं भैया ये तरीके हैं, इससे काम आसान हो जाएगा ना। काम उल्टा करना है, किसान के लिए जीवन में मुसीबतें पैदा करने, झूठ बोल कर उसको अफवाह फैलाकर डराकर। उन्हें तो ये चाहिए था ये बताना कि आरसी नहीं मांग रहे हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कोई नहीं मांग रहा है, साफ सुथरा था, देसी हिसाब से चाहे विदेशी हिसाब से 20 रुपए जो नंबर लिखने वाला नंबर ट्रैक्टर के ऊपर लिखता है वो नंबर अंकित हो जाए। और ये किस लिए हो जाए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बात कह के मेरी बात पूरी हो जाएगी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, ये हरियाणा की सरकार ने अपने हरियाणा के किसानों के लिए व्यवस्था किया, बहुत ताकत के साथ व्यवस्था किया, बहुत पेन लेके व्यवस्था किया, बहुत पैसा इसमें खर्च होता है। इसका फायदा कोई दूसरा ना ले जाए, और दूसरा भी ले जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका फायदा चंद मुनाफाखोर चोर ना ले जाएं, गोश्त परचेज ना कर जो गेहूं पैदा ही नहीं हुई, जो जिन्स पैदा ही नहीं हुआ, उसको कागजों में चढ़ाकर केवल और केवल हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान का आम युवा का, आम जो नागरिक हैं उनका हक और हकूक का पैसा ले जाया करते हैं, चोरी हो जाया करता है, वो ड्रेन में ना चला जाए। इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है, आपके और मेरे पैसे के लिए रक्षक की जा रही है, उस पैसे का सही उपयोग हो, किसान तक पहुंचे। केवल इसलिए आप बहाने किस प्रकार के हास्यास्पद बनाते रहिए। कुछ लोगों की राजनीति चलती है इससे, वो भी बड़ा दुखद है। 48 घंटे का आपने बात कही थी ना अभी पैकेज में, ये 48 घंटे का जब नियम बनाया गया कि 48 खरीद के 48 घंटे के अंदर भुगतान होगा, किसान के खाते में होगा, इसका विरोध करने वाले इस पैनल पर मौजूद हैं। केवल पॉलिटिकल पार्टियां नहीं, खुद को किसान कहकर किसान की राजनीति करने वालों ने, मैंने एक डिबेट में उनकी जो है
यहाँ टीवी पर दिखाया, उनकी अखबार की कटिंग दिखाई। ठीक है। इन लोगों ने दुर्भाग्य से, तो नहीं है, गलत है वैसे तो, दुर्भाग्य से ऐतिहासिक तौर पर किसान के खाते में पैसा है, इसका भी विरोध किया हुआ है। इसका क्या लॉजिक हो सकता है? नीले आसमान के नीचे धरती पर रहते हो, कोई समझा दे। बोले नहीं, किसान के सीधे, किसान फसल बेच रहा है, उसके खाते में पैसा ना आए, कमीशन एजेंट के पैसा आए और वो 6-6, 8-8 महीने तक उसके चक्कर काटे। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटूंगा। ओके विदु जी, ठीक है, आपके पास में लौटूंगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता कृष्ण शर्मा जी हैं। अब कृष्ण शर्मा जी, अब पिछली बार जो फसलों की खरीद हुई थी, अब उसमें जिस तरीके के आरोप यहाँ पर विपक्ष की तरफ से भी लगाए गए, अनियमितताओं के आरोप लगे, हमने सारा पूरा का पूरा वो एपिसोड देखा आखिर क्या रहा था। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जो पिछली बार परेशानियां थी उनको दुरुस्त किया गया है, और ऑथेंटिकेशन में जिस तरीके के नियम अभी फिलहाल अप्लाई किए गए हैं उसके चलते किसानों का हक न मरे, और साथ ही किसानों की अच्छे तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाए कि किसान सही तौर पर सब फसल अपनी बेच पा रहा है या फिर नहीं। इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से समझा जा रहा है सरकार की ओर से। बसंत जी, पहले तो आपको और आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम, और मेरे साथी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। देखिए, इसमें सीधी सी बात, जो सरकार ने इतने इसमें टोल बैरियर लगा दिए, जब एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी का गठन हुआ हरियाणा में, उसके बाद कोई भी सरकार रही, चाहे कांग्रेस की रही, नेल्लो की रही, सभी सरकारों ने जैसा किसान खेत से लेके आया, चाहे उसमें मंडूसी थी, चाहे उसमें बुरली थी, कुछ थी, सब वैसे ही खरीद ली जाती थी और कोई किंतु परंतु नहीं होता था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से, क्या मार्केट एग्रीकल्चर गठन होने के बाद क्या हरियाणा में किसानों की जमीन बढ़ी है? क्या किसानों के पास तो पहले 5-5 या 600 किलो हो गए क्या? इन्होंने इतने टोल बैरियर लगा दिए, इतने स्कोर लगा दी इन्होंने, भाई तीन आदमी इसको बेच सकते हैं। अरे ये जो इनकी सरकार है यूपी में, वहां से भाजपा के जो जो नेता है, वो वहां से माल ब्लैकमेलिंग करते हैं, उधर राजस्थान से लेके आते हैं सिरसा, हिसार, भिवानी की मंडियों में, और इधर करनाल, पानीपत, यमुनानगर, बल्लभगढ़, और आप यहाँ तक उसी के लिए सरकार कह रही है कि हमने ऑथेंटिकेशन का जो सर नहीं, वो बसंत जी सुनिए बात ध्यान से। हमारी करनाल पड़ती है, करनाल में सारा जो इनका मतलब जो माल आता है, आप इसे सनौली रोड से आता है, इसे मेरठ रोड से होके, और पानीपत में सनौली रोड से आता है। ये इनकी सरकार है हरियाणा में भी और यूपी में, ये क्यों नहीं रोकते? वो सारे दलाल है, ये वहाँ के नेता है, जो वो अपना माल यहाँ से आड़ती से बिकवाते हैं, और जो कोई गरीब किसान वहाँ यूपी में 1, 2, 5, 10 किले वो लेके आता है, उनकी पकड़ लेते हैं ये लोग। तो ये सब ड्रामे हो रहे हैं, ना बारदाना है, ना तरपाल है। अगर बारिश आ जाए ना, आज भी आ जाए, अभी तो पूरी फसल आना शुरू भी नहीं हुआ, ये एक बोरी को नहीं बचा पाते और कुदरत के रहमो करम पे छोड़ देते हैं। इतने बेशर्म लोग पहली बार आए हैं इस देश में, किसानों को तो दुश्मन है। 750 किसानों की बलि सुन ले बात ध्यान से सुन, 750 किसानों की बलि हो गई। रैम जिलों ने किसी पे एक का भी अफसोस किया इन्होंने। ये तो चाहते हैं कि किसान सड़कों पर उनकी फसल हुई है, जैसी फसल ले अपना खरीद का अपना एक तरफ कीजिए, जो उसका लॉस होता है थोड़ा बहुत, तो वो सरकार भरपाई करे उसकी। और कहाँ भरपाई दे? अब सरसों की खरीद थी, सरसों की खरीद में प्राइवेट लोग भी खरीद रहे थे, इसका मतलब इन्होंने एमएसपी उसका कम कर रखा। अगर एमएसपी उसका ज्यादा होता तो प्राइवेट लोग खरीदते क्या? व्यापारी कौन है खरीदने वाले? ठीक है, ये मतलब ये सारे ड्रामे बसंत जी लोगों के। और फसल है तो जमीन तो जिसके पास 10 किले, तो उसके पास उसके परिवार में 2 किले रह गए, बड़ी नहीं है, तो ये इतना कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? चलिए ठीक है कृष्ण जी, एक सवाल मेरा ये कि अभी आपने कहा ना कि पानीपत का एग्जाम्पल आपने दिया कि सनौली की तरफ से ट्रैक्टर आते हैं, फसल आती है, वो बेची जाती है, लेकिन सरकार अब ये कह रही है कि ये ऑथेंटिकेशन हमने जो लागू की है कि भाई बायोमेट्रिक होगा, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो ये इसलिए है कि हरियाणा में बाहर के किसान आकर अपनी फसल ना बेच पाएं और हरियाणा के किसान का दाना दाना सरकार खरीदे। ये बात कर रही है सरकार। अरे आप बसंत जी एक बात क्यों समझ रहे? हाँ जी, मैंने जो इसी में मूल पर्सन है, जब हमारी जमीन उतनी है, उसमें कोई बढ़ोतरी हुई नहीं, सब यूपी से माल आता है, उधर राजस्थान से आता है, ये रोक ही नहीं पा रहे हैं।
सारे अधिकारी कितने उनके अपने सेक्रेटरी, मार्केट कमेटी सेक्रेटरी, सुपरवाइजर कितने चार्जशीट हुए हैं। सब मिली भगत से हो रहा है, करोड़ों का दान घोटाला करते हैं। अब गेहूं में तो ये घोटाला क्या करेंगे, लेकिन किसानों को परेशान कर देंगे। किसान परेशान है, क्या जरूरत है, ले लो, खरीद लो। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगा मैं शर्मा जी, आपके पास लौटूंगा। ब्रेक लगाने की क्या आवश्यकता है? रावल जी आपके पास मैं आऊंगा, विद्युत जी आपके पास आऊंगा जरूर मैं। अभी विजेंद्र रेड्डी जी प्रवक्ता एनएलडी हमारे साथ हैं। अब एक बार मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं जरूर। अब रेड्डी साहब, अब क्योंकि अब सीधे तौर पर गेहूं की सरकारी खरीद आज से शुरू हो गई है, रेड्डी साहब क्या सोचते हैं जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, शासन की तरफ से जो बातें किसानों को लेकर कही गई हैं कि किसान को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, और एक और बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी अच्छी कही कि किसान का बेटा हूं, समझता हूं कि किसान की मजबूरियां क्या होती हैं, धरातल पर क्या देखते हैं रेड्डी साहब? बसंत जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को न्यायालयों की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय। आज गेहूं की परचेज का पहला दिन है। मंडी में जी अभी फिलहाल जो फ्रेम है वो नहीं मिल पा रहा है। चलिए ठीक है, हमारे साथ किसान नेता बने हुए हैं स्वामी इंद्र जी हमारे साथ हैं। इंद्र जी सुन पा रहे हैं आप, आवाज मिल पा रही है आपको? बोलिए। अब स्वामी इंद्र जी, अब आप किसान नेता हैं, सीधे तौर पर आप तो इस चीज को बहुत करीबी से देखते होंगे, महसूस करते होंगे कि भाई सरकार के जो कदम हैं, सरकार ने जो प्रोसेस पूरा लागू किया है अब की बार फसल खरीद को लेकर, कि कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो जाए, कोई भी किसी तरीके की धांधली ना हो जाए। आप तो अनाज मंडियों का दौरा भी लगातार करते रहते हैं, आप तो करीब से देख रहे होंगे। आज तो पहला दिन है कि भाई किसानों को क्या कोई दिक्कत परेशानी आ रही है मंडियों में या फिर नहीं, या फिर जो सरकार की तरफ से दावे हैं उनकी सच्चाई धरातल पर आखिर क्या है? देखिए बसंत जी, पहली बात तो सरकार किसानों के लिए नीति लाती है, मैं समझता हूँ इसके पीछे पूंजीवादी व्यवस्था का बहुत बड़ा हाथ है। आप मुझे बताइए कि आज भी अनाज मंडी के अंदर फर्जी कंडे हैं, डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ, सिर्फ किसान को डिजिटलाइज से जोड़ा जा रहा है। मंडी के अंदर जब उसकी फसल खुलती जिस कंडे पर वो डिजिटल नहीं है, तो क्या किसान को ही डिजिटलाइज किया जाएगा? उस डिजिटलाइजेशन के अंदर किसान के ऊपर कितनी आप आर्थिक मार डालने वाले हैं उसका किसी ने मूल्यांकन नहीं किया, क्योंकि किसान के हर किसान, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर 80% किसान 5 एकड़ से कम की जोत का रह गया है। जब जिस किसी के पास 2 नहीं है, क्या फैक्टर होगा? जिस किसी के पास इन्वेस्टमेंट होगा, मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है, आपकी आवाज जो है वो ठीक से मिल नहीं पा रही है। आपका जो फ्रेम है वो मुझे लग रहा है कि मूवमेंट आपकी बहुत ज्यादा है और इसे ठीक कराते हैं। रेड्डी साहब हमारे साथ हैं। रेड्डी साहब सुन पा रहे हैं आप? आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। आप मुझे थोड़ा बोलने का वक्त दें प्लीज। हाँ रेड्डी साहब, मैं तो आया था आपके पास, आपका फ्रेम जो है वो नहीं मिल पा रहा था, और अभी फिलहाल मैं यही सवाल आपसे करूंगा कि रेड्डी साहब, धरातल पर जो सरकार के दावे हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ देखिए बसंत जी, सर्वप्रथम तो बात यह है कि सरकार ने जो व्यवस्था की है, आज पहला दिन है परचेज का, और जो व्यवस्थाएं की है, चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे शौचालय की हो, चाहे रहने की हो, चाहे खाने पीने की हो, इन व्यवस्थाओं का चाहे बारदाने की हो, इसका 1-2 दिन में उभर करके आप सबके सामने आएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने धरातल पर जाकर के किसान की समस्याओं को जानने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला के निर्देशानुसार हरियाणा प्रदेश की हर मंडी में अपना एक किसान कष्ट निवारण केंद्र खोल दिया है आज 1 तारीख को। वहां पर वहां के जो स्थानीय पदाधिकारी होंगे, चाहे वो नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय लेवल, प्रदेश लेवल का, जिला लेवल के, हल्का लेवल के, वहां उस केंद्र पर बैठेंगे और वहां किसानों की समस्याओं को जानने का काम करेंगे, और समस्याओं को संग्रहित करके शाम को प्रतिदिन या अगले दिन सुबह 10 बजे तक उसको हेडक्वार्टर में भेजा जाएगा। यानी हर एक चीज पर हम इस बार नजर रखेगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अभय सिंह चौटाला ने ऐसा प्रबंध कर दिया है। लेकिन जिस प्रकार के बसंत जी हालात हैं, एक तो मैं कहूंगा कि आज तक भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। जब हम कल आज सेंटर खोलने के लिए गए, कल हमने उनकी तैयारियां की सेंटर खोलने की, तो हम किसानों से मिले तो उन्होंने हमारे को बताया
विदु राव जी सुन रहे हैं और सरकार के नुमाइंदे और भी सुन रहे होंगे। उन्होंने हमारे को बताया कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं किन्हीं भी कारणों से उनका फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। कुछ सरसों के भी किसान हैं, लगभग 7 से 8 लाख एकड़ फसल जो है सरसों की और 13 से 15 लाख एकड़ फसल गेहूं की, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। खुद मेरा गांव के किसान मुझे वहां मिले, उन्होंने बताया कि मेरी फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा, मैं क्या करूं भाई, मैं कैसे अपनी फसल को बेचने का काम करूंगा। और जो पोर्टल है वो बंद कर रखा है सरकार ने। एक तो सबसे बड़ी और भयंकर समस्या ये हाल में मैं आपको बता रहा हूं आपके चैनल के ऊपर। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। देखो, हम भी मानते हैं बाहर से फसल आकर के हरियाणा प्रदेश की मंडियों में बिके, हरियाणा प्रदेश के किसान के हक को मारा जाए, हम उसके भी खिलाफ हैं। वो नहीं आना चाहिए और किसान के हक को नहीं मारा जाना चाहिए। लेकिन अवैध बिक्री को रोकने का जो सरकार ने तरीका अपनाया है, हम खुले तौर पर उसका विरोध करते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसान को बांधने का काम किया, इन्होंने किसान को ऊपर शिकंजा कसने का काम किया। ट्रैक्टर की नंबर प्लेटिंग होगी, उसका सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा, उसके 3 ही आदमी आकर के बेच सकते हैं। मैं परसों एक डिबेट में बैठा था और भाजपा के प्रवक्ता भाई थे, मैंने उनसे पूछा भाई तुमने ठीक है बाहर की फसल नहीं बेचना चाहते, अच्छी बात, नहीं बिकने दोगे, अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार से धान का घोटाला हुआ, लगभग 5000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और फिर बाद में सरकार ने उसकी वेरिफिकेशन करने का काम किया, तो उसमें वो घोटालेबाज कौन थे? वो या तो प्रशासनिक अधिकारी थे या बड़े बड़े राइस मिलर थे। क्या उस जांच में किसी किसान का ट्रैक्टर ट्रैली पकड़ा गया? क्या उस जांच में कोई किसान पकड़ा गया जिसने इस तरह का घपला घोटाला किया हो? वही हाल अब होगा। क्योंकि जो वो कह रहा था मैं प्रवक्ता की बात, उन्होंने कहा कि बॉर्डर को हम सील नहीं करेंगे। मेरा मानना है यदि आपने बाहर के अवैध बिक्री को रोकना है तो क्यों नहीं आप हरियाणा प्रदेश के सारे बॉर्डरों को टेप करने का काम करते हो, ताकि बाहर से एक दाना भी अंदर ना आए और किसान को खुला छोड़ो, बोलो अपनी फसल निकालो और बेचो। भाई जब बाहर से कोई सामान नहीं आएगा बसंत जी, बाहर से अनाज का एक दाना भी एंट्री नहीं होने देंगे। 20 दिन तक अपने बॉर्डरों को पूरा चेक करने का सरकार काम करे और 20 दिन में फसल का निपटारा हो आपकी बात ठीक है, मैं आपके ठीक है, ओके, लौटूंगा रेड्डू साहब आपके पास, मैं लौटूंगा, जवाब ले लेता हूँ। विदु रावल साहब बहुत देर से उंगली भी उठा रहे हैं, जब कांग्रेस प्रवक्ता पर गया जब से जवाब देने के लिए आतुर हैं। विदु रावल जी बोलिए। देखिए, मैं रेड्डू जी का व्यक्तिगत तौर पर बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए उन्हीं की बात से शुरू करता हूँ। उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि धान का घोटाला हुआ और ये भी साथ साथ कहा कि बाद में पकड़ा। विजेंद्र रेड्डू जी, डेट बताता हूँ आपको मैं। 1 अक्टूबर से खरीद शुरू हुई और 24 अक्टूबर को FIR प्रोक्योरमेंट जब चल रहा था, पहली FIR धान घोटाले की, इसी सरकार ने रजिस्टर भी करवा दी। इसको पकड़ने वाले कौन थे? कोई राजनीतिक कार्यकर्ता थे क्या? नहीं। कोई किसान नेता थे क्या? नहीं। खुद सरकार ने विजिलेंटिज्म दिखाया। सरकार की सजगता, सरकार की जागरूकता, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की जो पॉलिसी है, विशेष रूप से जो है हमारी फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर जो है राजेश नागर अग्रणी निकल कर आए, चमकते हुए सितारे बनकर निकल कर आए और उन्होंने कहा दिस फार एंड नो फर्दर, एक भी रुपया जो है हिंदुस्तान के एक्सचेकर का, हरियाणा के एक्सचेकर का, किसान का नहीं होगा। तो 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक तो प्रोक्योरमेंट हो रही और पहली डेट जो नोट करने की है वो है 24 अक्टूबर। इसके बाद जो है 24 अलग अलग, माफी चाहूंगा, 12 अलग अलग FIR दर्ज हुई, जिसके अंदर 75 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। 28 अधिकारी तो अब भी सस्पेंड है जब मैं और आप बात कर रहे हैं। और जब मैं और आप बात कर रहे हैं इस समय फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर जो है सुबह तिगांव की मंडी करते हुए, फिर तिगांव के बाद सोना तावड़ू होते हुए, बावल की मंडी करते हुए, बावल के बाद कोसली की मंडी करते हुए, जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो इस समय रेवाड़ी में है और वहां पर शायद थोड़ी देर में प्रेस को संबोधित भी करेंगे। तो ऐसा नहीं, हमारे फुट ऑन ग्राउंड है, इसी कारण से हम पकड़ पाए। किसने किया इस पर ना जाइए, राजनीतिक बहस बढ़ जाएगी। जिनकी जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें पेमेंट नहीं मिला, गेट पास किसने निकाले? अपने आप कागज पर नहीं आए। कुछ लोग फेक तौर पर किसान शो किए गए, कुछ लोग फेक तौर पर जो है खरीद शो की गई, कुछ फेक ट्रैक्टर शो किए गए जो ट्रैक्टर नहीं है, इसलिए तो नंबर लिखवा रहे हैं। ना फसल थी, ना किसान था, ना ट्रैक्टर था, लेकिन उनके नामों का उपयोग किया गया।
फिर उस प्रकार से गोश्त परचेज की गई, जो कभी फसल पैदा ही नहीं हुई, उस फसल के पैसे लिए गए। ये है धान घोटाला, और इसको पकड़ने वाले हम खुद हैं। नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, राजेश नागर जी की सजगता है। दूसरी बात आप बता देता हूं मैं, ये बड़ा किसान नेता साथी ने भी कुछ कहा, उन्होंने बड़ी शुरुआती बड़ी अजीब सी बात से कही। उन्होंने कहा सरकार किसानों की नीति बनाती है, इसलिए सरकार मतलब ये पूंजीवादी व्यवस्था है। मुझे समझ नहीं आया कहां से कहां जोड़ रहे हैं वो। फिर कहते हैं डिजिटलाइजेशन क्यों हो गया। अरे भैया, डिजिटलाइजेशन का युग है, आप भी डिजिटलाइजेशन के थ्रू ही बैठे हुए हो इस डिबेट के अंदर। का विरोध क्यों कर रहे हो? विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हो। कहते हैं 5 किले से छोटे की जोत है, मानता हूं, इसीलिए ही तो चोरी बचाना आवश्यकता है। जो और कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि कितने इंस्पेक्टर चार्जशीट हुए, मैंने बता दिया आपको। इस समय भी 28 से अधिक इंस्पेक्टर और इससे बड़े अधिकारी, जिसमें डीएफएससी शामिल है, एएफएसओ शामिल है, डीएफएसओ शामिल है, ये सभी इस समय 28 से अधिक अधिकारी तो इसी केवल धान घोटाले में सस्पेंडेड हैं। चार्जशीट्स हुई हैं, 12 एफआईआर हुई हैं, और ये चलती हुई प्रोक्योरमेंट में आज तक के इतिहास में कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ जो काम, वो हमने करके दिखाया, और इसलिए घोटाले को रोक दिया है। खबर घोटाले की नहीं हुई, खबर घोटाले पर कार्रवाई की हुई। आपको तो पता ही तब चला जब घोटाले पर कार्रवाई होने लगी, यानी अनियमितता पर कार्रवाई होने लगी। आपको तो पता ही तब चला कि कोई घोटाला भी हो गया था। आपको नहीं तो पता ही ना चलता अगर हमारी कार्रवाई ना होती। खबर हमारी न्यूज जो थी, अखबार में आपने ये पढ़ी कि राजेश नागर ने फला जगह छापा मारकर मंत्री ने ये लोगों को सस्पेंड किया, ये खबर है। ये खबर नहीं थी कि कहीं घोटाला हो रहा है। जैसे आपके समय हमें जो है प्रदर्शन करने पड़ते थे कि 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो गया, एफआईआर तो दर्ज कर दो। कोयले का घोटाला हो गया, एफआईआर तो दर्ज कर दो। कॉमनवेल्थ खेल में लूट लिया, नैपकिन 700 रुपए के बेच दिया, एफआईआर तो दर्ज कर दो। बाद में कोर्टों के माध्यम से एफआईआर दर्ज होती थी और आपके नेता जेल। ओके विदु जी, कांग्रेस प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं। वसंत जी, एक दो बातें और कही गई। प्लीज मुझे 3 लोगों का जवाब देना है, प्लीज उस तरह मुझे समय भी दीजिए। मैं आपसे निवेदन, विनती, प्रार्थना। देखिए, एक ये भी कहा गया कि किसान जो है अपनी जिनस को लेकर आता है। सनोली रोड का इन्होंने जिक्र किया, बिल्कुल सनोली रोड से आता है, बड़ोली पुल से भी आता है, इनके गांव के पड़ोस से, कलानौर से भी आता है, गुमथला से भी आता है। किस प्रकार से ये पार करता हुआ आता है। लेकिन ये कैसे पता करें कि ये जो जिनस आ रही है, जो फसल आ रही है, फसल पर थोड़ी लिखा होता है कि वो सनोली की है या कैराना की है। फसल पर थोड़ी लिखा होता है कि गुमथला की है कि डीका की है, कलानौर की है कि शाहजहांपुर की है। ये थोड़ी लिखा होता है फसल पर जगह का नाम। फसल के साथ साथ वेरिफिकेशन इसलिए की गई। बड़ी अटपटी सी बातें करते हैं, कहते हैं 750 किसानों की बलि हो गई। मुझे बहुत दुख है, कोई एक भी किसान की बलि नहीं होनी चाहिए, कोई एक भी मारा नहीं जाना चाहिए। एसी टेंटों में पिज्जा और बर्गर खाते हुए कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, किन कारणों से हुई मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने कहा बलि होगी। किसी का स्मारक बनाया हुआ है क्या आपने? किसी का नाम पता है क्या आपको? 1-2 का मैं बताता हूं आपको। हिंदुस्तान के अंदर 3 सेंसक्स की रिपोर्ट है, 1991, 2001, 2011। इन तीन सेंसक्स की रिपोर्ट बताती है कि केवल 20 सालों के अंदर 1 करोड़ लोगों ने खेती छोड़ी है। कांग्रेस का राज था, 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। 4.5 लाख किसानों की कांग्रेस आत्महत्या करवा चुकी थी। वो तो बेचारे जो है गरीब। चलिए ठीक है विदु जी, आपके पास मैं लौटूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ बढ़ रहा हूँ। कृष्ण शर्मा जी बोल रहे हैं, बताइए शर्मा जी। बसंत जी, ये कह रहे हैं कि हमने खुद ही मतलब ये सारा भ्रष्टाचार उजागर किया 11 सालों से। धान की फसल पे आप जानते हैं एमएसपी तो निकालते हैं 3500, मान लो 3200, और किसान को देते हैं वापिस, उसके खाते में डाल के वापिस 400 रुपये किसान से वापिस लेते हैं आड़ती के माध्यम से। ये कम से कम हर फसल में हर सीजन में कम से कम 50,000 करोड़ का घोटाला किया, इन्होंने कई हजार करोड़ का घोटाला कर दिया। और कहते हैं कि हमने खुद कार्रवाई करी, और इनका कौन करेगा भाई कार्रवाई? सरकार ऊपर नीचे इनकी है, कांग्रेस करेगी या नीलो करेगी या कोई और करेगा? और 750 किसानों की क्या कह रहे हैं? लिस्ट नहीं है, लिस्ट है बाकायदा किसानों के पास, विपक्ष के पास। हरियाणा में जो शहीद हुए थे किसान, 2-2 लाख रुपये हमारे सांसदों ने, विधायकों ने उनको दिए थे। और पंजाब में जो हुए थे वहां की सरकार ने उनको नौकरी भी दी है। और यहाँ पे हरियाणा में सरकार आएगी, कांग्रेस की आएगी, जब हम उनको सरकारी नौकरी भी देंगे। सब लिस्ट है, सारी बातें हैं। आप लोग ऐसी बात मार देते हो खाम खाई। किसानों के दुश्मन आप, आपके तो हाथ किसानों की हत्या में रंगे हुए हैं। आप कैसे साफ कर देते हो भाई? चलिए बात सर, बसंत जी बात सुनिए जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप समझिए, किसान आए वहां से
सनौली रोड से आए, बडोली रोड से आए, चाहे वो कोलानौर रोड से आए, चाहे सहारनपुर से आए, चाहे वो कहीं से आए, लेकिन वो हरियाणा किसान अगर यूपी में करता वो आए, लेकिन जो वहाँ के बड़े बड़े लोग वहाँ खरीद के लाते हैं, कम से कम जिसके पास एक खेत भी नहीं है वो कम से कम 500 क्विंटल गेहूं लेके आ रहा है, तो इसका मतलब वो तो फिर सरकार की, और जो उनके थाने चौकियां वहाँ पे 1,000 रुपये ट्रैक्टर ट्राली दे के वो निकाल रहे हैं। क्या इसमें किसकी रजामंदी है, सरकार है या मतलब ये कहाँ की बात, ये आप कहाँ की बात बता रहे हैं, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, ये कहाँ की बात आपने कही है, मुझे प्लीज बताइएगा। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आपको बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी आपको दे दे, आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। मंत्री राजेश नागर ने निरीक्षण किया है मंडी का, मंत्री ने सोना अनाज मंडी का निरीक्षण किया और सरसों और गेहूं खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए राजेश नागर खाद्य राज्य पूर्ति मंत्री नजर आए हैं और साथ ही आड़तियों और किसानों से सीधा संवाद करते हुए भी नजर आए हैं राजेश नागर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मंडी के निरीक्षण पर थे और इस दौरान किसानों से भी हालांकि उन्होंने बातचीत की है, आड़तियों से बातचीत की है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी स्पेशल इसी तौर पर लगाई गई है कि कोई भी अनियमितता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये सुनिश्चित किया जाए, तो उनसे भी बातचीत की है। कोई भी असुविधा किसानों को नहीं होनी चाहिए, ये सीधे तौर पर मंत्री राजेश नागर की तरफ से बात कही गई। तो मंत्री राजेश नागर ने आड़तियों की हालांकि समस्याओं को भी सुनने का काम किया है। अब किसानों को कोई असुविधा न हो, ये बात तो उन्होंने क्लियर आउट की और सोहना अनाज मंडी में फिलहाल वो मौजूद हैं और ये बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो मंत्री राजेश नागर ने आड़तियों से उसके बारे में आज निरीक्षण किया गया और आड़तियों से भी बात हुई है और किसानों से भी बात हुई है, अधिकारियों से भी बात हुई है और किसी तरह की कोई कमी या शिकायत यहाँ पर नहीं मिली है। चाहे सफाई को लेकर वो बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे बिजली को लेकर बात हो, चाहे बारदाने को लेकर बात हो, अटल कैंटीन की बात हो, तो सभी तरह से यहाँ पर किसी तरह की कोई शिकायत या कमी नहीं मिली है। आज मैं अभी तिगांव मंडी से होकर आया हूँ, वहाँ पर खरीद चालू भी हो गई है और अभी 3-4 मंडियों में और जाना है और इसका मैसेज तो पहले से ही सभी मंडियों को दे दिया गया था। तो आज से गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर अब किसान मंडियों में है। अब मंत्री राजेश नागर कहते नजर आ रहे हैं कि किसानों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जैसा कि हमने आपको सुनवाया, 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, एक फरीदाबाद की, एक गुरुग्राम की। फरीदाबाद अनाज मंडी में वो पहुंचे और गुरुग्राम में भी समस्याओं को सुनने का काम उन्होंने किया। हरियाणा की मंडियों में व्यवस्था आखिर कैसी है, इस बात की एक रियलिटी भी चेक वो करते हुए नजर आए कि सरकार की तरफ से जो बात कही जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, वो धरातल पर क्या उतने ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन के साथ किसानों के हित में काम कर रहे हैं नहीं, इस बात की असलियत जानने का प्रयास धरातल पर उनकी तरफ से किया गया है। तो चलिए अब चर्चा पर वापस लौट रहे हैं। कृष्ण शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, अपनी बात रख रहे थे। कृष्ण जी बताइए। आप अपनी टीम को तनोली रोड जो मेरिट रोड बोलते हैं जिसको, उसके 11 बजे के बाद आपने टीम को वहाँ और अपने जो अपने यमुना नगर की पुल है जो यूपी वाला, उस पे और पानीपत का सनौली रोड है, इस पे अपने टीम को 11 बजे के बाद देखिए, कम से कम सैकड़ों ट्रालियों को रोक लेते हैं और रात को 12 बजे के बाद उनको निकालना शुरू करते हैं। तो ये क्या प्रशासन की आंख बंद है इसमें? क्या पुलिस प्रशासन, जिला एडमिनिस्ट्रेटर क्या इस बात को जानता नहीं है कौन लोग है, किसकी ट्राली आई? अगर किसान है उसकी ट्राली रोकना कोई उचित नहीं है। ट्राली उन्हीं की रोकी जाती है जो वहां से माल। कृष्ण शर्मा जी, मैं बस आपसे इतना जानना चाहता हूं कि आपने भी एक बात कही कि 1,000 रुपए लेकर किसानों के वाहनों को निकाला जाता है, तो मैं केवल ये जानना चाहता हूं ताकि विधु रावल जी के सामने मैं ये बात रख सकूं कि भाई कहाँ ये चीज हो रही है। वो तो अब विधु रावल जी भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तो अगर हो रहा है ये तो अपने आप में गंभीर बात है। नहीं, ये विधु रावल जी हमारे लोकल आदमी है, ये जानते हैं इन बातों के, लेकिन ये चल रहा है, ये चल ही रहा है, कई सालों से चल रहा है ये खेल। और ये जब भी एक बात बताइए, जब करनाल की या पानीपत की और इसकी यमुना नगर की मंडी के जो किसानों की हमारी आवक है गेहूं की, उससे कई हजार ज्यादा मीट्रिक टन हो जाती है। तो कैसे हो जाती है? वो बाहर का माल आता है, तो हो जाती है ना सर। तो आप इस पर कुछ इस तरह लगाइए। हम तो विपक्ष में ये बात कह रहे हैं, इसको विधु रावल को भी पता है, कोई बाहर का थोड़ी है, पानीपत का रहने वाला, इसको पता सारी बात का, हमारे लगे ये भी जानता है ये सारी बातें।
हाँ, ये अलग बात है, जो हमारे किसान है वहाँ पे वो 2, 4, 5 किले लेते हैं, वो ओरिजिनल उन लोगों को असुविधा होती है, क्यों दूसरे लोग 2 नंबर में लाते हैं, वो 1 नंबर वालों को भी मतलब वहाँ रोक लिया जाता है। तो ये सरकार अगर कंट्रोल करे तो अपना आप कंट्रोल हो जाएगी। हरियाणा की तो मंडी, हरियाणा की तो आवक कई वर्षों से इतनी है, उसको खरीदा जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बाहर का माल ये खरीदते हैं, इससे दिक्कत है। अधिकारियों की मिलीभगत से संभव है, ऐसे नहीं हो सकता ये। चलिए ठीक है। और एक मेरा एक छोटा सा निवेदन ये रहेगा आपसे कि थोड़ा भाषा को लेकर, थोड़ा भाषा की मर्यादा ये रखी जाए कि किसी भी प्रवक्ता को लेकर अगर ये ना कहा जाए कि ये वहां पर देख रहा था, कहाँ का रहने वाला है, थोड़ा इस चीज को लेकर अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा, क्योंकि हर एक पार्टी की अपनी गरिमा होती है, प्रवक्ता की अपनी गरिमा रहती है। तो चलिए आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ विजेंद्र रेड्डू साहब लगातार बने हुए हैं। रेड्डू साहब, अब राजेश नागर जी, खाद्य राज्य आपूर्ति मंत्री, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि धरातल पर किसान परेशान नहीं होना चाहिए। अब बीजेपी के पास कहने के लिए कि ये बात भी, हमारी तरफ से जो कानून बनाए गए हम तो भाई धरातल पर जाकर खुद चेक कर रहे हैं कि जो हमने कानून बनाए हैं, जो हमने नियम बनाए हैं, वो अच्छे तरीके से लागू भी हैं या फिर नहीं है। देखिए बसंत जी, राजेश नागर जी खाद्य आपूर्ति मंत्री जी मंडियों में जाकर के किसानों से मिल रहे हैं, अच्छी बात है, उनका महकमा है, उनको मिलना भी चाहिए। लेकिन क्या राजेश नागर जी को इस बात का नहीं पता है कि भाई आपका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बंद है और लगभग 20 लाख एकड़ फसल जो है उस पर दर्ज नहीं हो चुकी है, मिस मैचिंग में वो खड़ी है आज भी। क्या उन किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी? भास्कर में ये रिपोर्ट पूरी छपी 3-4 दिन पहले, उसमें पूरा डिटेल, क्या राजेश नागर जी ने उसको पढ़ने का काम नहीं किया? क्योंकि वो पोर्टल आज तक भी नहीं खोला गया है। यदि किसानों के साथ बैठ करके चाय पीने से समस्या दूर हो जाए तो फिर सरकार की जरूरत ही नहीं रही। वो पोर्टल क्यों नहीं राजेश नागर जी खुलवा रहे, क्यों नहीं उसके लिए आदेश देने का काम कर रहे कि जिस किसान की फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो ये तरीका अपना करके उसका रजिस्ट्रेशन करवाने का काम करे। दूसरी बात बसंत जी, अभी रावल विधु जी ने कहा कि हमने कार्रवाई की, 1 अक्टूबर को परचेज शुरू हुई धान की, 24 अक्टूबर को पहली FIR दर्ज हो गई, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन किसके ऊपर FIR दर्ज हुई? 75 अधिकारियों के ऊपर। मेरा प्रश्न ये था कि क्या कोई किसान पकड़ा गया उसमें? क्या कोई किसान हेराफेरी करता हुआ पकड़ा गया? अधिकारी पकड़े गए या फिर राइस मिलर पकड़े गए, बड़े बड़े मिलर पकड़े गए, बड़े बड़े नेता पकड़े गए? तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। किसान के पकड़े जाते हैं अधिकारी, बड़े बड़े मिलर, बड़े बड़े डीलर, और कार्रवाई होती है किसान के ऊपर। ये तो गलत है ना, हम तो इसका विरोध करें, ये गलत है। आप किसान को शिकंजे में कस रहे हैं और उनके ऊपर FIR कर रहे हैं, उनके ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसाया जा रहा है? अभी इन्होंने एक और बात कही कि भाई फेक किसान बना करके वो फसल बेची गई। फेक किसान तो फेक किसान नहीं बना सकता, वो अधिकारियों ने ही बनाई, तो अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने कही कि भाई फसल पर लिखा नहीं होता कि ये किस किसान की फसल है, लेकिन बॉर्डर के ऊपर तो लिखा है, ये यूपी बॉर्डर है, राजस्थान बॉर्डर है, तो कौन सा बॉर्डर है? बॉर्डर के ऊपर तो लिखा हुआ है, बॉर्डर क्रॉस क्यों करने देते हो? वहां तो साफ लिखा हुआ है कौन से स्टेट का बॉर्डर पार करके फसल हमारे स्टेट में पहुंच रही है, उसको वहां पर टेप करने का काम करे, उसको रोकने का काम करे। अगर बाहर से आने वाली फसल पूर्ण रूप से रुक जाएगी तो किसान के ऊपर शिकंजा कसने की जरूरत ही नहीं है, किसान कभी नहीं करता। अब बॉर्डर से रात को 11 बजे के बाद, जैसे कृष्ण शर्मा जी ने बताया, और ये सच्चाई भी होगी जो, क्योंकि इनके वहां इनका एरिया है ये, अब रात को 12 बजे के बाद वहां से ट्रक के जो है ना बड़े बड़े मिलर के, डीलर के, उसके गोदामों में पहुंच जाते हैं और वो वहां से ऑथेंटिकेटेड रजिस्टर्ड ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के उनमें लोड कर करके वो मंडियों में सेल कर देंगे। वो तो क्योंकि उनके तो बड़े लंबे हाथ, उनके पास ट्रैक्टर भी बहुत है, ट्रॉलियां भी बहुत है और उनके ऊपर पहुंच भी है, वो तो बेच देंगे। अगर आप बॉर्डर को क्रॉस चेक नहीं करेंगे, वहां पर उनको रोकने का काम नहीं करेंगे, तो किसान के ऊपर तो कितने भी कानून लगा लो, उसको परेशान तो आप कर दोगे, दुखी हो जाएगा, वो नारे लगाएगा, धरने प्रदर्शन करेगा, तब तक वो बड़े बड़े मिलर और डीलर जो है ना वो अपना काम तमाम करके निकल जाएंगे। फिर सांप निकल जाएगा, लकीर को पीटते रह जाओगे, फिर वही अधिकारियों को पकड़ोगे,
उनके ऊपर FIR दर्ज करोगे, 6 महीने बाद उनको फ्री कर दोगे, छोड़ दोगे। हर चलिए ठीक है, आपके पास ठीक है रेड्डू साहब, ठीक है रेड्डू साहब। और आई होप कि वीरेंद्र अभी फिलहाल जो हमारे साथ विदु रावल जी हैं उन्होंने आपके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सुना भी होगा, जवाब मैं जरूर लूंगा। हमारे साथ स्वामींद्र जी किसान नेता लगातार बने हुए हैं। अभी स्वामींद्र जी, अभी जो तीनों पार्टियों के प्रवक्ता को आपने सुना, इसके बाद जब धरातल पर आप सीधे तौर पर देखते हैं व्यवस्थाएं आखिर क्या हैं, आप कंपेयर रिलेट कर पाते हैं इन बातों को? देखिए, मैं वही बता रहा था, ये जो विदु रावल जी बोल रहे थे स्वामी जी डिजिटलाइजेशन के खिलाफ है, मैं डिजिटल के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये कह रहा था जब डिजिटलाइजेशन जब किसान की फेवर में होता है तब वो चलता नहीं है, जैसे पोर्टल नहीं चलता। क्या पोर्टल की 24 घंटे या 12 महीने की व्यवस्था नहीं हो सकती कि राउंड क्लॉक जो है पोर्टल चले, जैसे ATM कार्ड चलता है, जैसे तमाम चीजें चलती हैं, तो किसान के लिए क्यों नहीं पोर्टल चलता? अभी तक आधे से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। वो किसान परेशान है। जिन किसानों के पास अपना ट्रैक्टर ट्राली नहीं मांग कर लेकर आएंगे, वो कैसे बता पाए, सत्यापन कर पाएंगे ट्रैक्टर मेरा या किसी और का है? ये तमाम बातें, ये कह रहे कि 20 रुपए के अंदर नंबर लिखा जाता है, सरकारी रेट ही